नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल के सुबह के समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरों से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आइए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी खबरों को। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर जारी, अनंतनाग में आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज सुबह मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले के गिफ्टवारा इलाके में तड़के घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि वहां छुपे आतंकवादियों ने सुबह करीब 6:40 पर सुरक्षा बलों पर गोलाबारी शुरू कर दी। इसका बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि किसी के हताहत होने की अभी कोई खबर सामने नहीं आई है। राजस्थान में बिगड़े राजनीतिक हालात, क्या विधायकों के संग बीजेपी का दामन थामेंगे सचिन पायलट या फिर बनाएंगे तीसरा मोर्चा? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार संकट में दिखाई दे रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बागी तेवर अपना लिए हैं। पायलट गुट का दावा है कि 30 विधायक उनके साथ हैं। इस बीच कांग्रेस भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। देर रात पार्टी की वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें विधायक दल की बैठक से पहले व्हिप जारी करने पर फैसला लिया गया। आपको बता दें कि 200 विधायक वाली राजस्थान विधानसभा में बहुमत के लिए 101 विधायकों की आवश्यकता होती है। अशोक गहलोत 125 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार चला रहे हैं। इनमें कांग्रेस के 107, सीपीआईएम के 2, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2, राष्ट्रीय लोक दल के 1 और 13 निर्दलीय विधायक शामिल है। राजस्थान में बीजेपी के 72 विधायक हैं। साथ ही 3 विधायकों वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी विपक्ष में ही है। राजस्थान के ताजा राजनीतिक हालात पर राजनीतिक विशेषज्ञों ने अपने 3 रास्ते बताए हैं। पहला, सचिन पायलट को स्वतंत्र रूप से काम करने की मिले छूट। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को मोर्चा संभालना चाहिए। अशोक गहलोत को संदेश देना चाहिए कि सचिन पायलट को स्वतंत्र तरीके से काम करने दे और उनके विभाग में दखल नहीं डाले। इससे पायलट, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, कैंप में वापस आ सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट कर पार्टी को स्थिति संभालने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अपनी पार्टी को लेकर चिंतित हूं। क्या हम तभी जगेंगे जब घोड़े अस्तबल छोड़कर चले जाएंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि सचिन पायलट को उनके 4 मंत्रालयों में मनपसंद नौकरशाहों की नियुक्ति के साथ साथ पार्टी के कुछ अहम पदों पर युवा सहयोगियों को मौका देने की छूट देनी चाहिए। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने साथ ही बताया कि पिछले कुछ महीनों में गहलोत के करीबी नेता पायलट को हटाने पर जोर दे रहे हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेता ने बताया कि वे सचिन पायलट के संपर्क में हैं और बातचीत का दौर अभी जारी है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने नाम नहीं लेने की शर्त पर कहा कि अब काफी देर हो चुकी है। दूसरा रास्ता है, समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं पायलट। इस बात की संभावना है कि राजस्थान कांग्रेस के भीतर पायलट कैंप में और भी असंतुष्ट विधायक शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में गहलोत सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इस बात की भी संभावना है कि ये विधायक मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। भाजपा सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों के साथ सरकार बना सकती है और 6 महीने के भीतर रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव कराएगी। तीसरा रास्ता, सचिन पायलट बना सकते हैं तीसरा मोर्चा। कांग्रेस पार्टी अगर बातचीत से मसले को सुलझाने में असफल रहती है तो सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ एक अलग मोर्चा भी बना सकते हैं। अगर गहलोत और उनके समर्थक निर्दलीय और सहयोगियों के साथ मिलकर बहुमत हासिल करने में कामयाब होते हैं तो सरकार बच सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार काफी कमजोर हो सकती है। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट भाजपा के समर्थन से समर्थित सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इतनी संख्या नहीं होगी कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार में प्रमुख सचिव चर्चित आईएएस अशोक खेमका को पढ़ाया अदालत की प्रक्रियाओं का पाठ। हरियाणा सरकार में प्रमुख सचिव चर्चित आईएएस वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर अशोक खेमका को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की प्रक्रियाओं का पाठ पढ़ाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है खेमका ने रजिस्ट्री के रूल मानने की बजाय अपने अहम को ऊपर रख और अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें सुधार की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि रूल ना तो एक वर्ग के लिए बनते हैं, ना ही एक वर्ग के लिए इनमें रियायतें दी जाती है और ना ही वर्ग के लिए इनमें संशोधन होता है। नियमों की यही खूबसूरती है कि वे जनता के लिए काम करते हैं और सर्वसाधारण की सेवा करते हैं। खेमका सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश होकर अपने मामले में बहस की अनुमति मांगी थी और पत्र लिखकर कहा था कि जो आईएएस देश का प्रशासन चलाते हैं और कोर्ट ये फैसला लागू करवाते हैं, क्या वे सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं कर कोर्ट की सहायता नहीं कर सकते? साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 की वैधता को भी चुनौती दी। दरअसल कोर्ट में खुद पेश होकर बहस करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके लिए दी गई अर्जी तभी स्वीकार होती है जब ये अर्जी प्रतिवादी, जो खेमका के केस में हरियाणा सरकार है, को सर्व हो जाए। रजिस्ट्री ने खेमका की हस्तक्षेप अर्जी ये कहकर अस्वीकार कर दी कि ये प्रतिवादी की सर्व नहीं की गई है। इसके बाद खेमका ने कोर्ट को उपरोक्त पत्र लिखा। कोर्ट ने 3 पन्नों के जवाब में कहा कि खेमका स्वयं को बुद्धिमान और योग्य समझते हैं, लेकिन वो आदेश 4 रूल नंबर 1 के पीछे का तर्क समझने में विफल रहे हैं। रजिस्ट्रार इस रूल के तहत ये राय देता है कि क्या व्यक्ति कोर्ट में केस के निस्तारण से बहस करके सहायता दे सकता है। ये रूल किसी की योग्यता और ज्ञान पर सवाल नहीं करते। यद्यपि ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासक एक वकील के बराबर कोर्ट की सहायता करने में सक्षम होंगे। ऐसे हजारों केस हैं जिसमें समाज के इस बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने अधिकार सुनिश्चित करने के लिए वकीलों की सहायता ली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल का आदेश 4 नियम नंबर 1 क्या है। जब भी कोई व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर बहस करना चाहता है तो उसे बताना पड़ता है कि वो वकील की सेवाएं आखिर क्यों नहीं लेना चाहता। ये अर्जी रजिस्ट्रार के पास जाती है और वो व्यक्ति से इंटरव्यू कर ये राय कोर्ट को भेजते हैं कि व्यक्ति कोर्ट की जरूरी सहायता करने में सक्षम है या फिर उसके लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त करने की आवश्यकता है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने के केंद्र के निर्णय को वापस नहीं लिया जाएगा। राम माधव ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के शीर्ष नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो आर्टिकल 370 का मातम मनाना चाहते हैं तो लगातार ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन ये वापस नहीं लिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का गठन शीघ्र ही किया जाएगा। माधव ने कश्मीर घाटी में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की। भाजपा के बांदीपोरा जिला अध्यक्ष वसीम बारी, उनके पिता और भाई की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। माधव केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अन्य नेताओं के साथ बारी के शोक संतप्त परिवार से मिलने गए। यहाँ टैगोर हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए माधव ने कहा, राजनीतिक विमर्श हो सकता है, लोगों के बीच जाकर कहे कि हमें आर्टिकल 370 वापस चाहिए। हम राजनीतिक बहस के विरोध में नहीं है, लेकिन दृढ़ता से हम ये मानते हैं कि आर्टिकल 370 एक रोड़ा था और हमने उसे हटा दिया। बीजेपी नेता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें राजनीति करनी है तो उन्हें ट्वीट करने की बजाय लोगों के बीच जाना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोगों से कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 लाभकारी था, ये राजनीति है, लेकिन यहाँ आपको वो लोग मिलेंगे जो या तो इस पर दूसरों की जान ले सकते हैं या ऐसे नेता जो घर से ट्वीट कर रहे हैं। सभी नेता मुक्त है, कुछ कश्मीर में है, लेकिन वे केवल ट्वीट करते हैं, वे सड़कों पर नहीं आते। बिहार के उप मुख्यमंत्री का आरोप, आरजेडी पर विधानसभा चुनाव टालने के बहाने तलाश रही है पार्टी।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते रहते हैं, वैसे ही आरजेडी अपनी संभावित हार को देखते हुए चुनाव टालने के बहाने खोज रही है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण उपजी स्थिति को देखते हुए इनको आगे बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है। मोदी ने ट्वीट किया कि विधानसभा चुनाव समय पर हो या टल जाए, एनडीए आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे को खोजती रहती है, वैसे ही आरजेडी अपनी संभावित हार को देखते हुए चुनाव टालने के लिए बहाने खोज रही है। सुशील मोदी ने इससे पहले किए गए अपने एक ट्वीट को हटा दिया, जिसमें उन्होंने आरजेडी का नाम लेने के बजाय कुछ राजनीतिक दल शब्द इस्तेमाल किया था। कांग्रेस ने दावा किया था कि वो सहयोगी एलजेपी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य और पार्टी प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने एक वीडियो संदेश में आरोप लगाया कि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ दुर्व्यवहार जाहिर हो गया है और बिहार में एनडीए अब कभी भी टूट सकता है। पुणे में एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले 1088, वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 1075। महाराष्ट्र के पुणे जिले में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के एक दिन में सबसे ज्यादा 1088 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इस महामारी के कुल मामले बढ़कर 38,502 हो चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ने ये जानकारी मुहैया कराई है। अधिकारी के अनुसार इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 1075 हो गई है। मुंबई के बाद पुणे ही महाराष्ट्र का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बताया जा रहा है। अधिकारी ने बताया है कि जो 1088 नए मामले आए हैं, उनमें 559 मरीज पुणे नगर निगम क्षेत्र के हैं, जहां अब कुल 27,227 मरीज हैं। अधिकारी के अनुसार 486 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। वहीं प्रदेश की राजधानी मुंबई अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित शहर बना हुआ है। शहर में संक्रमित मामले 90,000 के पार पहुंच चुके हैं। रविवार को शहर में 1,263 नए मामले सामने आए, जबकि 44 अन्य लोगों की मौत हो गई। मुंबई में अभी तक कोरोना संक्रमण के 92,270 मामले आ चुके हैं, जबकि इस महामारी से 5,285 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि किसी एक शहर में सबसे ज्यादा है। अस्पताल से अमिताभ बच्चन ने लिखा, जिन्होंने मेरे परिवार के लिए प्रार्थनाएं की, उनका दिल से आभार। अभिनेता अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने नानावती अस्पताल से एक ट्वीट किया और दुआओं और प्यार के लिए तमाम फैंस और चाहने वालों को शुक्रिया अदा किया है। दरअसल अमिताभ समेत बच्चन परिवार के 4 सदस्य अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और 8 साल की अभिषेक ऐश्वर्या की बेटी आराध्या बच्चन का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। हालांकि अभिषेक और अमिताभ हल्के लक्षण होने की वजह से अस्पताल में है, जबकि ऐश्वर्या और आराध्या को कोरोना के लक्षण नहीं है। ऐसे में वो दोनों घर पर ही आइसोलेशन में है। बच्चन परिवार के कोरोना की चपेट में आने की खबर के साथ ही उनके चाहने वाले उनकी चिंता में डूब चुके हैं और दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। आम से लेकर खास तक सभी ने अमिताभ और उनके परिवार के जल्द सेहतमंद होने की कामना की है। अब अमिताभ ने खुद ट्वीट करके अपने चाहने वालों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने रविवार रात एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में बिग बी ने लिखा, मेरी अटूट कृतज्ञता और प्यार उनके लिए जिन्होंने अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मेरे लिए दुआएं की, मुरादें मांगी और फिक्र का इजहार किया। वो सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएं अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मुझे व्यक्त की है, मेरा हृदयपूर्वक आभार। अपने दूसरे ट्वीट में बिग बी ने लिखा है, मेरे लिए उन तमाम दुआओं और शुभकामनाओं का जवाब देना तो मुमकिन नहीं है जिससे अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मेरे प्रति चिंता व्यक्त की गई। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, शुक्रिया आपके शाश्वत प्रेम और स्नेह के लिए। कोरोना पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई।
कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले विशेषकर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सभी भारतीय नागरिकों के परिजनों को पर्याप्त अनुग्रह राशि मौद्रिक क्षति पूर्ति दिए जाने के अनुरोध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका पर आने वाले दिनों में सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में कोविड-19 से जान गंवाने वाले आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक उपयुक्त मुआवजा योजना तैयार करने के निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध इसमें किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि देश की ज्यादातर आबादी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके की है, जिसमें केवल एक व्यक्ति ही कमाने वाला सदस्य है और परिवार में अन्य लोग पूरी तरह से अपनी जीविका के लिए उस आय पर निर्भर हैं। वंदे भारत मिशन के तहत यूएई में फंसे 152 नागरिक पहुंचे इंदौर। कोरोना वायरस महामारी के कारण संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में लंबे समय से फंसे 152 भारतीय नागरिक एयर इंडिया की विशेष उड़ान से रविवार रात स्वदेश लौट आए। उनमें एक नवजात भी शामिल है। केंद्र सरकार ने मई महीने की शुरुआत में कोरोना के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी और उसके बाद से अब तक लाखों भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। कोविड-19 की रोकथाम से संबंध इंदौर जिले के नोडल अधिकारी अमित मालाकार ने बताया है कि वंदे भारत अभियान के तहत एयर इंडिया का विमान शारजाह से उड़कर भारतीय मानक समय के अनुसार रात 8:40 पर स्थानीय देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। उन्होंने बताया कि यूएई में फंसे इन 152 भारतीयों की इस विशेष उड़ान के जरिए स्वदेश वापसी हुई, जिसमें एक नवजात शिशु भी शामिल है। मालाकार ने बताया कि स्थानीय हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग के दौरान इनमें से किसी भी यात्री में कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। हालांकि सभी यात्रियों को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 7 दिन तक क्वारंटीन सेंटरों में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें 7 दिन तक अपने घरों में अन्य सदस्यों से अलग रहना होगा। उन्होंने साथ ही बताया कि स्वदेश लौटे इन यात्रियों में इंदौर के लगभग 50 लोग शामिल हैं, जिन्हें शहर के एक होटल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 7 दिन के लिए भेजा गया है। इंदौर से बाहर के यात्रियों को उनके मूल निवास स्थानों के लिए रवाना किया गया है। दिल्ली में मरीजों के संक्रमित होने और मौत के आंकड़े घटे, स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 80%। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन रविवार को भी कोरोना के मामलों की संख्या 2000 से कम बनी रही और स्वस्थ होने की दर सुधार कर लगभग 80% हो गई है। वहीं दिल्ली प्रशासन ने यहां कोरोना वायरस के मरीजों के उपचार के बाद स्वस्थ होने की अच्छी दर के मद्देनजर स्टेडियमों को अस्थायी कोविड देखभाल केंद्रों के रूप में इस्तेमाल में लाने की योजना फिलहाल स्थगित कर दी है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1573 नए मामले सामने आए, जिससे मामलों की संख्या बढ़कर 1,12,494 हो गई, जबकि इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,371 पहुंच गई। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन में ये जानकारी मुहैया कराई गई। वहीं दक्षिणी दिल्ली जिला प्रशासन ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 10,000 बिस्तरों का सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किया है, जो कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में शामिल है। इस केंद्र को स्थापित करने के लिए इसने कई एजेंसियों से संपर्क किया। इसी तरह पूर्वी दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल गांव में 500 बिस्तरों वाला कोविड देखभाल केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम जिले में रेलवे कोच को कोविड-19 रोगियों के लिए पृथकवास वार्ड में बदला गया। इसके साथ ही केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, दिल्ली पल्स ऑक्सीमीटर नामक सुरक्षा कवच के माध्यम से कोरोना वायरस के मरीजों की मौत को कम कर पाई है। यदि मरीज अपने ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट पाते हैं तो वे मदद के लिए हमसे संपर्क करते हैं। हम तत्काल उनके घर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भेजते हैं या उन्हें अस्पताल में ले आते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को मापता है। स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस
वायरस के मरीजों में ऑक्सीजन का स्तर 90% या उससे नीचे चला जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है। दिल्ली में 24 जून के बाद के पखवाड़े में कोविड-19 मौतों पर सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से खुलासा हुआ कि जुलाई के पहले सप्ताह में घरों में पृथकवास में रह रहे किसी मरीज की जान नहीं गई। दूसरा, कुल मौतें भी बहुत कम हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर लागू लॉकडाउन हटने के बाद भले ही रेस्टोरेंट फिर से खोले जा चुके हैं, लेकिन वे कम बिक्री, कम कर्मचारी और कम ग्राहकों के आने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पाबंदियों के चलते कई रेस्टोरेंट ने बैठकर खाने की सुविधा शुरू नहीं की है। लाइट बाइट फूड्स के निदेशक रोहित अग्रवाल के अनुसार अनलॉक के बाद हालात बहुत ठीक नहीं है, ग्राहकों की संख्या बहुत कम है और संचालन लागत अधिक है। चीन से तनाव के बीच सेना को मिलेगी मजबूती। अमेरिका से 72,000 असॉल्ट राइफल खरीदने की तैयारी में है भारत। भारतीय सेना अपने जवानों के लिए अमेरिका से 72,000 600 असॉल्ट राइफल की खरीद को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पैदल सेना के आधुनिकीकरण के तहत ये खरीद की जा रही है। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। ये खरीद ऐसे समय में की जा रही है जब पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेना के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति है। भारत की ओर से 72,000 SIG 716 राइफलों की खरीद का ये दूसरा ऑर्डर होगा। इससे पहले भारत ने 2019 की शुरुआत में फास्ट ट्रैक योजना के तहत 72,000 राइफलों का ऑर्डर दिया था, जिसकी पहली खेप भारतीय सेना तक पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि इन राइफल का इस्तेमाल चीन से सटी सीमा पर तैनात सैनिक करेंगे। सेना बड़े स्तर पर पैदल सेना का आधुनिकीकरण अभियान चला रही है, जिसके तहत पुराने और अप्रचलित हथियारों की जगह सैनिकों के लिए हल्की मशीन गन, युद्धक कार्बाइन और असॉल्ट राइफल की खरीद की जा रही है। वर्ष 2017 में अक्टूबर में सेना ने करीब 7 लाख राइफल, 44,000 हल्की मशीन गन और लगभग 44,600 कार्बाइन खरीद की प्रक्रिया शुरू की थी। भारत ने रूस से भी असॉल्ट राइफल की खरीद को लेकर समझौता किया था, जिनका निर्माण भारत में ही उत्तर प्रदेश के अमेठी की एक फैक्ट्री में होना है। वहीं चीन और पाकिस्तान सीमा पर बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत विभिन्न हथियारों की खरीद पर तेजी से काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार ने सैन्य बलों को और मजबूती देने के लिए नए हथियारों के ऑर्डर दिए हैं। साथ ही लद्दाख के गलवान घाटी में हुए तनाव के बाद केंद्र सरकार ने इस महीने की शुरुआत में ही रूस से MiG-29 और सुखोई लड़ाकू विमानों की तुरंत खरीद को मंजूरी भी दी थी। एक अधिकारी ने बयान दिया कि पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी देता था। देवेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर पुलिस के निलंबित उपाधीक्षक देवेंद्र सिंह ने कथित तौर पर पाकिस्तान उच्चायोग स्थित अपने आकाओं के साथ संवेदनशील जानकारी शेयर की थी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों ने ये बताया कि सिंह की भूमिका की पड़ताल करने के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसके सुरक्षित सोशल मीडिया खातों के पासवर्ड का पता लगाया है। सिंह के सोशल मीडिया खातों की जांच करने पर पाकिस्तान उच्चायोग के कुछ अधिकारियों से उसकी मिलीभगत का खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन अधिकारियों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। NIA ने सिंह और 5 अन्य के खिलाफ कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के एक मामले में 6 जुलाई को एक आरोप पत्र दाखिल किया था। गौरतलब है कि गिरफ्तारी से पहले सिंह श्रीनगर हवाई अड्डे पर विमान अपहरण रोधी इकाई में तैनात था। अधिकारियों ने कहा कि सिंह 2019 के उत्तरार्ध से ही संवेदनशील जानकारी शेयर कर रहा था। उन्होंने मामले में संबंधित अधिक जानकारी देने से मना कर दिया है। असम में बाढ़ की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हुई। करीब 13 लाख लोग अब तक हो चुके हैं प्रभावित। असम में बाढ़ और भूस्खलन में 4 और लोगों की मौत होने के साथ राज्य में इस प्राकृतिक आपदा की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। राज्य के 24 जिलों में इससे करीब 13 लाख लोग अब तक प्रभावित हो चुके हैं। एक सरकारी रिपोर्ट में ये कहा गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि नौगांव जिले के कामरूप और कालियाबोर राजस्व क्षेत्रों में बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि सोनापुर इलाके में भूस्खलन में 2 लोगों
लोगों की मौत हो गई। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 70 लोगों की जानें जा चुकी है। इनमें 44 लोगों की बाढ़ में जबकि 26 की मौत भूस्खलन में हुई है। जोराबाट में भूस्खलन होने के बाद गुवाहाटी यातायात पुलिस ने वाहनों के आवागमन को लेकर अलर्ट जारी किया है। गुवाहाटी यातायात पुलिस ने कहा, कल भारी बारिश होने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर जोरबाट में भूस्खलन हुआ। सुरक्षा कारणों को लेकर इस मार्ग के एक ट्रैक पर यातायात बंद है। संबंधित एजेंसियां काम पर लगी हुई है। 1-2 दिन में होगी भारत चीन के कोर कमांडर स्तर की चौथी मीटिंग। फिंगर एरिया और डेप्सांग प्लेन्स पर हो सकती है चर्चा। सीमा पर तनाव कम करने के लिए अगले 1 या 2 दिन में भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की चौथी मीटिंग होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं के हैवी बिल्ट अप को कम करने के साथ साथ फिंगर एरिया और डेप्सांग प्लेन्स पर चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो चीनी सेना ने फिंगर एरिया नंबर 4 से अपने कैंप और गाड़ियां तो पीछे हटाकर फिंगर 5 पर पहुंचा दिए हैं, लेकिन उसके कुछ सैनिक अभी भी फिंगर 4 की रिज लाइन पर मौजूद है, जबकि डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत भारतीय सैनिक फिंगर 3 तक पीछे हट गए हैं। इसके अलावा फिंगर 8 से फिंगर 5 तक भी चीनी सेना बड़ी तादाद में मौजूद है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव कम करने के लिए बेहद जरूरी है कि चीनी सैनिक यहां अपना जमावड़ा कम करे, क्योंकि फिंगर 8 तक भारत अपना दावा करता है और इस इलाके में पहले पेट्रोलिंग भी करते आए थे। दौलत बेग ओल्डी यानी कि DBO के करीब डेप्सांग प्लेन्स में भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। डेप्सांग प्लेन्स का मुद्दा भी इस मीटिंग में उठ सकता है। इसके अलावा LAC पर दोनों देशों के सैनिकों की संख्या कम करने का मुद्दा भी इस मीटिंग में उठ सकता है। अब क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में निवेश किए 730 करोड़ रुपए। पिछले 3 महीने में हुआ 1.18 लाख करोड़ रुपए का निवेश। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रविवार को बताया कि क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स में अप्रैल से अब तक 1.18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान जियो प्लेटफॉर्म्स में क्वालकॉम 12वीं निवेशक है। कंपनी ने बयान में कहा कि क्वालकॉम वेंचर्स को निवेश के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% इक्विटी हिस्सेदारी मिलेगी। RIL ने कहा कि इस निवेश से क्वालकॉम के साथ गठजोड़ मजबूत बनेगा, जिससे जियो को भारत में अत्याधुनिक 5G ढांचे और सेवाओं के विस्तार में मदद भी मिलेगी। क्वालकॉम को दुनिया भर में उसकी बेहतरीन वायरलेस तकनीक के लिए जाना जाता है। इस सौदे के साथ रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में अब तक 25.24% हिस्सेदारी बेच चुकी है। इसके साथ ही जियो ने कुल 1,18,318.45 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। दिल्ली में 70 रुपए किलो पर पहुंचा टमाटर। आर्थिक लिहाज से कठिन चल रहे इस समय में आपूर्ति कम होने से टमाटर की खुदरा कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को खुदरा बाजार में टमाटर 70 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। दिल्ली में टमाटर 1 जून से सप्ताह दर सप्ताह 10-10 रुपए प्रति किलो महंगा होता जा रहा है। ये वृद्धि न सिर्फ असंगठित खुदरा बाजार में हो रही है, बल्कि मदर डेयरी के सफल स्टोर तथा बिग बास्केट व ग्रोफर जैसे विक्रेताओं के यहां भी तेजी दिखाई दे रही है। रविवार को बिग बास्केट 60 से 67 रुपए किलो और ग्रोफर्स 53 से 55 रुपए किलो की दर से टमाटर बेच रही थी। कारोबारियों ने बताया कि असंगठित खुदरा बाजार में इलाके और गुणवत्ता के हिसाब से टमाटर 70 रुपए किलो के आसपास चल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्पादक राज्यों से आपूर्ति ठीक नहीं होने के कारण थोक मंडियों में भी टमाटर के भाव ऊपर चल रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि दक्षिणी भारत के उत्पादक राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि ने कुछ इलाकों में फसल की कटाई को बाधित किया है। वहीं पिछले हफ्ते
वहीं पिछले हफ्ते उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि टमाटर की कीमत में उतार चढ़ाव खराब मौसम की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा था कि उपज खराब रही है। विशेषज्ञों ने कहा कि आमतौर पर साल के इस समय टमाटर की कीमतें तेजी से बढ़ती है और पिछले 5 साल के आंकड़ों में भी यही रुख दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश टमाटर उत्पादन वाले ऐसे राज्य हैं जिनकी खपत उनके उत्पादन से अधिक है। ये राज्य आपूर्ति के लिए अधिक उत्पादक राज्यों पर निर्भर करते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में सालाना लगभग 197.3 लाख टन टमाटर का उत्पादन होता है, जबकि खपत लगभग 115.1 लाख टन है। करण पटेल फैमिली समेत करवाएंगे कोरोना का टेस्ट। को-स्टार पार्थ समथान के पॉजिटिव आने के बाद लिया गया फैसला। टीवी एक्टर करण पटेल और उनकी परिवार के सदस्य आज अपना कोविड-19 टेस्ट करवाएंगे। कसौटी जिंदगी की 2 में करण के को-स्टार को पार्थ समथान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। पार्थ की रिपोर्ट रविवार को आई थी। इसकी वजह से सीरियल की शूटिंग को रोक दिया गया है और इसके कास्ट और क्रू मेंबर्स को भी कोरोना टेस्ट करवाने के लिए कहा गया है। करण पटेल के मैनेजर ने पिंकविला को दिए बयान में कहा कि करण पटेल के मैनेजर ने पिंकविला को दिए अपने एक बयान में कहा कि करण पिछले कई दिनों से शूटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं और मानते हैं कि सुरक्षा पहले है। वो अपने चारों ओर की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत स्तर पर एक स्वैब टेस्ट करवा रहा है। यहाँ एक एहतियाती उपाय है जिसे वो उन सभी की तसल्ली के लिए करवा रहे हैं जिन्हें उनकी सुरक्षा के लिए चिंता है। बयान में आगे कहा गया कि करण पटेल अपने परिवार के सदस्य के लिए भी ये टेस्ट करवा रहे हैं। वो उनके लिए जिम्मेदार हैं। कृपया निश्चिंत रहे, वो ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। कृपया घबराए नहीं, ये भी गुजर जाएगा। हाल ही में करण पटेल ने कसौटी जिंदगी के 2 में बजाज के तौर पर ज्वाइन किया है। इससे पहले ये किरदार करण सिंह ग्रोवर निभा रहे थे। इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराया। 9 विकेट लेने वाले शैनन गैब्रियल। इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को दिया करारा जवाब। इंग्लैंड वर्सेस वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को रौंदा। 9 विकेट लेने वाले शैनन गैब्रियल बने मैन ऑफ द मैच। कोरोना वायरस के खतरे के बीच 117 दिन बाद साउथहैम्पटन में खेले गए इंटरनेशनल टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने 3 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली। वेस्टइंडीज की इस जीत के हीरो रहे तेज गेंदबाज शैनन गैब्रियल। 32 साल के इस तेज गेंदबाज ने वेस्टइंडीज के लिए अपनी पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। पाकिस्तान ने आतंकवादी हाफिज सईद और उसके 4 सहयोगियों के बैंक खातों पर लगी रोक को हटा दिया। पाकिस्तान ने प्रतिबंधित जमात उद दावा प्रमुख और मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद और उसके 4 शीर्ष सहयोगियों के बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी। मीडिया में आई खबर में रविवार को ये जानकारी मिली। संयुक्त राष्ट्र ने सईद को आतंकवादी घोषित कर रखा है और अमेरिका ने उस पर $1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रखा हुआ है। उसे पिछले साल 17 जुलाई को आतंकी वित्त पोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। आतंकी वित्त पोषण के 2 मामलों में उसे इस साल फरवरी में आतंकवाद निरोधी अदालत ने 11 साल कैद की सजा सुनाई थी। वो लाहौर की कड़ी सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है। रूस में दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का हुआ सफल परीक्षण। इंसानों के लिए पूरी तरह है सुरक्षित। रूस की सेचेनोव यूनिवर्सिटी में रविवार को दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा हो गया। ट्रांसलेशनल
मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी वुतिम तारासोव संस्थान के निदेशक ने बताया कि जिन लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया है उनमें से पहले समूह को बुधवार को तथा दूसरे समूह को 20 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। उन्होंने कहा, सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने स्वयंसेवियों पर विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया है। रूस के द गैमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित की गई वैक्सीन के चिकित्सकीय परीक्षण की शुरुआत 18 जून से शुरू हुई थी। बताया गया है कि इस ट्रायल का मकसद ये पता लगाना है कि क्या ये वैक्सीन मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है और इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के सुरक्षित होने की पुष्टि हो चुकी है और ये मौजूदा समय में बाजार में उपलब्ध टीकों के समान सुरक्षित भी है। चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने उठाया कदम, हांगकांग के 10,000 लोगों को देगा स्थायी निवास का मौका। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा है कि वो यहां रह रहे हांगकांग के कम से कम 10,000 नागरिकों को वर्तमान वीजा समाप्त होने के पश्चात उन्हें स्थायी निवास के लिए आवेदन करने का एक मौका देगा। देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की सरकार का मानना है कि अर्ध स्वायत्त क्षेत्र हांगकांग में नए कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र समर्थकों को राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। कार्यवाहक आवर्जन मंत्री एलन टुब्रिगे ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन टेलीविजन से रविवार को कहा कि इसका अर्थ है कि हांगकांग पासपोर्ट वाले कई लोग अन्य जगहों पर जाने के लिए स्थान तलाश करेंगे और इसीलिए हमने अपना अतिरिक्त वीजा विकल्प उनके सामने रखा है। उन्होंने कहा कि स्थायी निवास पाने के लिए आवेदकों को चरित्र परीक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा परीक्षा और इसी प्रकार की अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी। दक्षिण अफ्रीका में फिर से शराब की बिक्री पर लगी रोक लगाए गए नए प्रतिबंध। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए फिर से शराब की बिक्री बंद करने के साथ ही नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। रात के समय कर्फ्यू लगाया गया है और सड़क पर मास्क पहनना अब अनिवार्य है। IANS ने BBC के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में किया हवाई हमला, 10 नागरिकों की हुई मौत। यमन में हवाई हमले में 10 नागरिकों की मौत हो गई है। हज्जा प्रांत में रविवार को एक घर पर सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमले में 10 नागरिकों की मौत हो गई। ANI न्यूज़ एजेंसी के हवाले से हाउती टेलीविजन ने यह रिपोर्ट दी। टेलीविजन ने बताया कि वाशा जिले में एक घर के मलबे में 2 घायल लोगों को निकाला गया है। 5 साल से अधिक समय से यमन राष्ट्रपति अब्दराबू मंसूर हादी और हाउती विद्रोहियों के नेतृत्व में सरकारी बलों के बीच एक सशस्त्र संघर्ष में उलझा हुआ है। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थन के बावजूद सरकारी नेता उत्तर में हाउती नियंत्रित क्षेत्रों पर कार्रवाई कर नहीं पा रहे। अमेरिका के सैन डिएगो बेस पर तैनात जहाज में लगी आग, 21 लोग हुए घायल। अमेरिका के सैन डिएगो में नौसैन्य अड्डे पर एक पोत में विस्फोट और आग लगने से 21 लोग मामूली रूप से झुलस गए। अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट में नेवल सरफेस फोर्स के प्रवक्ता माइक रैने ने बताया कि USS बोनहोमे रिचर्ड में रविवार सुबह 9 बजे कुछ देर पहले आग लगी। रैने ने संक्षिप्त बयान में बताया कि झुलसे 17 नौसैनिकों और 4 आम नागरिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। पोत में विस्फोट होने और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रैने ने बताया कि हादसे के समय पोत में करीब 160 लोग सवार थे। वहीं नौसेना ने रविवार को बयान जारी किया कि एक स्थानीय अस्पताल में 17 सैनिकों और 4 नागरिकों का इलाज किया जा रहा है। वे सभी खतरे के बाहर हैं। जहाज पर सभी के साथ संपर्क किया गया है और अग्निशमन दलों को आग पर काबू पाने के निर्देश दे दिए गए हैं। धन्यवाद। आगे की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।